घास फूस के तिनके फुर्ती से बटोर कर लाती नन्ही चिड़िया को देखकर काजल के होठों पर मुस्कान आ गई। नन्ही चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था। उसके हाथ सहज ही अपने पेट पर चला गया। पेट के उभार को सहलाते हुए वह ममता से भर उठी। कुछ ही दिनों में एक नन्हा मेहमान उसके आंगन में किलकारियां मारेगा। रस्सी पर सूख रहे कपड़े बटोर कर वह रूम में आ गई। कपड़े रखकर किचन की तरफ मुड़ी ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? घर में घुसते ही अभय ने पूछा। आज मन नहीं किया काम पर जाने का। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काजल ने जवाब दिया। काजल इस आस से अभय के पास खड़ी रही कि तबीयत खराब होने की बात जानकर वह चिंतित हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा, मगर बिना कुछ कहे सुने जब वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बूझी सी काजल किचन की ओर चल पड़ी। शादी के 3 साल बाद काजल माँ बनने जा रही है। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर अभय कुछ खास प्रसन्न नहीं था। काजल अकेली ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और कभी अभय को कुछ कहती तो काम की व्यस्तता का रोना रोकर वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से अभय को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उपजे। इसी उम्मीद से वह सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की तो बात है, बच्चे के आने से सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी और अभय की कमाई से घर मज़े से चल रहा था। ब्यूटी पार्लर की मालकिन काजल के हुनर की कायल थी। एक तरह से काजल के हाथों का ही कमाल था जो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। काजल के इस नाजुक वक्त में सैलून की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरा सहयोग देती। उसका जब कभी जी मिचलाता या तबीयत खराब लगती तो वह काम से छुट्टी ले लेती। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर अभय स्वभाव से रूखा था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में कस्टमर सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्शों वाली माया नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज़ और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। अभय के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी अभय पर थी। माया उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज़्यादा अपनी सुंदरता पर विश्वास होता है। अब तक के अपने एक्सपीरियंस से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई माया कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि अभय उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। माया का जादू अभय पर चला तो वह उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहने लगा। माया बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती जिन्हें अभय दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने निकल पड़ती। उसे बस उसे पैसे से मतलब था जो उसे नौकरी से मिलते थे। साथ में काम करने वाले अभय के दबदबे की वजह से माया की हरकतों को नज़रअंदाज कर देते। अपने यौवन और शोक अदाओं के बल पर माया अभय के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई की और अभय की नज़दीकियां बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों अक्सर कहीं घूमने निकल जाते। उसे खुश करने के लिए अभय उसे महंगे गिफ्ट देता। आए दिन किसी 5 स्टार होटल में लंच या डिनर पर ले जाता। अभय का मकसद माया को पूरी तरह से हासिल करना था और माया भी खूब समझती थी कि क्यों अभय उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा है। पहले अभय ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक काजल उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेली ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से अभय के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी तैयार होकर जाता था। उधर इन सब बातों से बेखबर काजल नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमटकर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे अभय की पैंट की जेब से पिक्चर के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। अभय फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो काजल ही जबरदस्ती उसे खींच ले जाती। उसने अभय से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया। फिर तुरंत संभलकर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। बात आई गई हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन अभय के बटुए में काजल को सुनार की दुकान की एक चिट्ठी मिली। संकित काजल ने
अभय के घर लौटते ही उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी। माया को बर्थडे में देने के लिए अभय ने एक गोल्ड रिंग बुक करवाई थी, लेकिन किसी शातिर अपराधी की तरह अभय उस दिन सफ़ेद झूठ बोल गया। अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसने काजल को विश्वास दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ही चिट्ठी उसके पास रखवाई है। इस घटना के बाद से अभय कुछ सतर्क रहने लगा, अपने पॉकेट में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। काजल की डिलीवरी का समय नज़दीक था। अभय ने उसके जाने का इंतज़ाम कर दिया। काजल अपनी माँ के घर चली गई। अपने मायके पहुँचने के कुछ दिन बाद ही काजल ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे आरव के साथ बीतने लगे। 4 दिन काजल और बच्चे के साथ रहकर अभय ऑफिस में ज़रूरी काम की बात कहकर लौट आया। काजल के न रहने पर अब वह बिल्कुल आज़ाद पंछी था। उसकी और माया की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबी छिपी बातें करने लगे थे, मगर अभय को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हालत में माया का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो काजल ने अभय को फ़ोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में अभय ने काजल को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। काजल को अभय की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 3 महीने बीतने को आए, मगर अभय उसे लेने नहीं आया तो उसने अभय को बताए बिना ही खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो काजल को फिक्र होने लगी। आज संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा, दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाज़ा खोलने में। वह सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वह अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाज़ा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देख काजल हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही माया बिजली की तेजी से वापस अंदर चली गई। अभय ने काजल को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी खो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक दूसरी औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख काजल को माथा ठनका। गुस्से में काजल की त्योरियां चढ़ गई। पूछा, कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? अभय अपने शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। माया उसके मातहत काम करती है, यह बताने के साथ ही उसने काजल को एक झूठी कहानी सुना डाली कि किस तरह माया इस शहर में नई आई है। रहने की कोई ढंग की जगह न मिलने की वजह से वह उसकी सहायता इंसानियत के नाते कर रहा है। तो तुमने यह मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? यह आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारी और आरव की कितनी याद आ रही थी। अभय ने उसकी गोद से लेकर आरव को सीने से लगा लिया। काजल का शक अभी भी दूर नहीं हुआ था। तभी माया बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। इस शहर में बहुत से वुमन हॉस्टल भी तो हैं। तुमने वहाँ पता नहीं किया? काजल बोली। जी है तो सही, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। अभय और माया अपनी मक्कारी से काजल को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। काजल उन दोनों की तरह चालाक नहीं थी। माया की अकेली औरत होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उनका गेस्ट रूम खाली था तो उसने माया को कुछ दिन रहने की परमिशन दे दी। अभय की खुशी का ठिकाना ना रहा। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। वह अपने को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत मर्द समझने लगा। काजल के आने के बाद अभय और माया की प्रेम लीला में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते। कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग समय पर निकले ताकि किसी को शक ना हो। काजल के सामने दोनों ऐसे पेश आते जैसे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। काजल घर की मालकिन थी तो हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े दिनों के बाद माया उसकी स्थिति की तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर अभय अपना हक जताता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज था। ऑफिस में वह सबके मनोरंजन का साधन थी। सब उससे चुहल भरे लहजे में बात करते। उनकी आंखों में माया को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज़्यादा दिखती थी। समाज में पत्नी का दर्जा क्या होता है, अभय और
काजल के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। काजल की जो जगह उस घर में थी वह जगह अब माया लेना चाहती थी। वह सोचने लगी, आखिर कब तक वह अभय की खेलने की चीज़ बनकर रहेगी। कभी ना कभी तो अभय इस खिलौने से उब जाएगा। माया को अब अपने भविष्य की चिंता होने लगी। अभय के पास ओहदा और पैसा दोनों थे। उसके साथ रहकर माया को अपना भविष्य सुनहरा लग रहा था। उसने अब अपना दांव फेंकना शुरू किया। वह अभय पर काजल को तलाक देने का दबाव डालने लगी। शातिर दिमाग अभय को घर वाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वह शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने माया को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की तो वह जिद पर अड़ गई। उसने अभय के सामने शर्त रखी दी कि या तो वह काजल को तलाक देकर उससे शादी करे या फिर वह सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। कंटीली चितवन और मदमस्त हुस्न की मालकिन माया को अभय कतई नहीं छोड़ना चाहता था। उसने माया से कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रात काजल की नींद अचानक खुली तो उसने पाया अभय बिस्तर से गायब है। काजल को बातचीत की आवाज़ें सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आई। आवाज़ें माया के कमरे से आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। एक छेद से काजल ने अंदर झाँका। पलंग पर माया और अभय सिर्फ एक चादर लपेटे हम बिस्तर थे। दोनों इतने बेखबर थे कि उन्हें काजल के वहाँ होने का भी पता नहीं चला। उस दृश्य ने काजल को जड़ कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ देर और वहाँ रुकने की। जैसे गई थी वैसे ही उल्टे पांव कमरे में लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और वह बेखबर रही। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। काजल के दिल में नफरत का ज्वार भाटा उछाल मार रहा था। उसके आंसू पूछने वाला वहाँ कोई नहीं था। दिमाग में बहुत से विचार कुलबुलाने लगे। अगर अभी कमरे में जाकर दोनों को जलील करे तो उसका मन शांत हो और फिर वह हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो माया, जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। अपने सोते हुए बच्चे पर नज़र डाल काजल ने खुद को किसी तरह संयत किया और फिर एक निर्णय ले लिया। काजल को नींद में बेखबर समझ बड़ी देर बाद अभय अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप पलंग पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह जब माया ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी काजल ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो माया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। काजल की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धधक रहे थे। यह क्या कह रही हो तुम? माया कहीं नहीं जाएगी, अभय ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया है, इसे जाना ही होगा। अभय की शह पाकर माया मुख अभय के साथ खड़ी हो गई तो काजल के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। माया की ढिठाई देखकर काजल से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती काजल ने माया की बाह पकड़कर उसे लगभग ढकेल दिया। तभी एक जोरदार थप्पड़ काजल के गाल पर पड़ा। वह सन्न रह गई। एक पराई औरत के लिए अभय उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। अभय के रूप में एक अजनबी वहाँ खड़ा था, उसका पति नहीं। किसी जख्मी शेरनी से गुर्रा कर काजल बोली, सब समझती हूँ मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? कल रात अपनी आंखों से देख चुकी हूँ तुम दोनों की घिनौनी करतूत। मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए अभय ने काजल के सामने ही माया की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई, तो अब यह भी सुन लो, मैं माया से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। काजल अवाक रह गई। उसे यकीन हो गया अभय अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया धरा है माया का किया है। तुम अपने होश में नहीं हो अभय, यह हम दोनों के बीच नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। अभय ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक जवाब दिया। काजल अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। अभय और माया एक पर्दे में थे और उनका पर्दा भारी था। जिस आदमी के साथ विवाह कर वह इस घर में आई थी वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। अभय ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो काजल की माँ और भाई का खून खौल उठा। वे किसी भी कीमत पर अभय को सबक सिखाना चाहते थे, जिसने काजल की जिंदगी से खिलवाड़ किया। रह रहकर काजल को वह थप्पड़ याद आता जो अभय ने उसे माया की खातिर मारा था। काजल के दिल में अभय की याद तक मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया
और तलाकनामे पर हाँ की मुहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। समय ने गम का बोझ कुछ कम किया तो काजल अपने आपे में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला किया। काजल दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देखरेख में छोड़ वह उसी शहर में चली आई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर काजल ने अपने को काम के प्रति समर्पित कर दिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। ब्यूटी पार्लर में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही काजल ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे की याद आते ही तड़प उठती। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की ज़रूरत थी जहां वह अपना ब्यूटी पार्लर खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर काजल को अभय से जो रुपए मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने पार्लर के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर अमित से हुई, जिसने काजल को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगहें दिखाई। असमंजस में पड़ी काजल जब कुछ तय नहीं कर पाई तो अमित ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो काजल अमित की एहसानमंद हो गई। अमित के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के पास ही काजल का पार्लर खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। अमित काजल के अतीत से वाकिफ था। बावजूद इसके वह कभी भूल से भी काजल को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें काजल के टूटे